हेलो स्टूडेंट्स, biology.com में आप सबका स्वागत है। आज हम बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने वाले हैं, परिसंचरण तंत्र, मानव का परिसंचरण तंत्र और साथ ही साथ अन्य जो जीव है उनमें भी किस तरह से परिसंचरण होता है वो भी हम देखेंगे। देखो, परिसंचरण तंत्र या जो सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है वो सर्कुलेटरी सिस्टम में तीन महत्वपूर्ण पार्ट्स होते हैं, तीन महत्वपूर्ण संरचनाएं होती है। पहला होता है रक्त या ब्लड, ठीक है। दूसरा होता है वाहिनियां जो ब्लड को लेकर जाने वाली है, कैरी करती है। और तीसरी महत्वपूर्ण संरचना होती है हृदय, तीसरी होती है हृदय। तो जो सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है, जो परिसंचरण तंत्र होता है, वो इन तीन संरचनाओं से मिलकर बना है। इसमें लसिका और शामिल है, लेकिन लसिका तंत्र को अलग से पढ़ा जाता है, ठीक है। तो परिसंचरण तंत्र में ये तीन महत्वपूर्ण अवयव है, रक्त, ब्लड, ठीक है। इसके बाद में वाहिनियां, जिसमें धमनी और शिरा आती है। वाहिनियों में आती है धमनी। धमनी वो होती है जो हृदय से रुधिर को कोशिकाओं तक लेकर जाती है। और इस धमनी में जो रुधिर होता है, जो रक्त होता है, वो ऑक्सीजन युक्त होता है, इसलिए इसे ऑक्सीजनेटेड या हिंदी में ऑक्सीकृत बोलते हैं। ऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीकृत धमनियों में, ठीक है। इसके अलावा दूसरी होती है शिरा, जिसमें वास्तव में ऑक्सीजन रहित होता है, या यूं कह सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर होता है, ऑक्सीजन रहित होता है, तो इसे डीऑक्सीजनेटेड या ऑक्सीजन रहित रक्त कहते हैं, जो शिराओं में बहता है। देखो, पिछले जो वीडियोज हमारे थे वो रक्त पर आधारित थे। हमने रक्त को पूर्णतः पढ़ लिया है, उसके हर एक टॉपिक को हमने समझ लिया है। रक्त क्या होता है, उसके संगठन हमने देखे, प्लाज्मा और कणिकाएं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स हमने देखी। फिर हमने ब्लड ग्रुप देखा। उसके अलावा हमने आरएच ग्रुप एक विशेष है वो भी हमने देखा, ठीक है। इसके बाद वाहिनियां जो है ये भी हम आने वाले वीडियोज में इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे, ठीक है। और तीसरी और महत्वपूर्ण संरचना है वो है हृदय। तो अगला जो जस्ट वीडियो होगा वो हृदय पर आधारित होगा। बहुत महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है, ये आपको जरूर देखना है। आपकी एग्जाम्स की दृष्टि से, आपके दैनिक जीवन की दृष्टि से, बायोलॉजी के स्टूडेंट होने के नाते आपको हर्ट अच्छी तरीके से मालूम होना चाहिए, वो भी हम देखेंगे। अब देखो, परिसंचरण तंत्र के आधार पर कैसा परिसंचरण तंत्र होता है, उस आधार पे दो प्रकार का होता है। जंतुओं में जो परिसंचरण तंत्र होता है वो दो प्रकार का होता है। एक तो होता है खुला परिसंचरण तंत्र और दूसरा होता है बंद परिसंचरण तंत्र, ठीक है। तो जो परिसंचरण तंत्र होता है वो दो प्रकार का होता है जंतुओं में। पहला खुला परिसंचरण तंत्र होता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, और दूसरा बंद, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। जो खुला जो होता है वो पाया जाता है निम्न जो जंतु होते हैं, जैसे आर्थ्रोपोडा में जितने भी कीट हैं ये सभी, ठीक है, और भी जंतु। इसके अलावा मोलस्का, इन दोनों संघों के अधिकांश जो जंतु होते हैं, इसके जो मैक्सिमम जो एनिमल्स है उनमें खुला रुधिर परिसंचरण तंत्र होता है। अब ये खुला रुधिर परिसंचरण होता क्या है, जब रुधिर वाहिनियों में न बहे, हृदय से जो निकला वो उसमें, या यूं कहें आप सीधे से, इनमें वाहिनियां होती ही नहीं। रुधिर को बहाने के लिए कोई नलिका तंत्र होता ही नहीं है, उसे कहते हैं खुला रुधिर परिसंचरण। यानी कि अगर हृदय से रुधिर सीधे ही कोशिकाओं तक जा रहा है, सेल्स तक जा रहा है, उसको ले जाने के लिए कोई नलियां नहीं है, कोई रुधिर वाहिनियां नहीं है, तो ऐसे तंत्र को हम कहते हैं खुला परिसंचरण तंत्र, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी। जैसे हम क्या देखते हैं, हृदय से निकलती है बहुत सारी, जिसे हम साधारणतः नसें कहते हैं,
है ना। धमनी और शिरा को साधारण भाषा में नस कहते हैं, है ना। तो नसें होती है, उनमें रुधिर बहता है, यानी कि सीधे ऊतकों या कोशिकाओं में नहीं बहता। अगर सीधे ही कोशिकाओं तक जा रहा है, ठीक है, ज़्यादातर देह गुहा के द्वारा जाता है, तो उसे कहते हैं खुला परिसंचरण तंत्र। ठीक है, समझ में आ गया होगा। दूसरा होता है बंद परिसंचरण तंत्र। बंद जो है एनेलिडा, ये बहुत पूछा जाता है, क्योंकि हमें अपने बारे में तो पता है कि हमारा जितने भी कशेरुकी होते हैं सब में बंद ही होता है, लेकिन ये अधिकांशतः नहीं पता होता है। जैसे केचुआ जो होता है, अर्थवॉर्म जो होता है, उस अर्थवॉर्म में बंद परिसंचरण तंत्र होता है। तो एनेलिडा की ये खास बात है। इसके अलावा सभी कशेरुकी वर्टिब्रेट्स में मछलियाँ, मेंढक, सांप, पक्षी और मैमल्स, स्तनधारी जिसमें मनुष्य, इन सभी में बंद परिसंचरण तंत्र होता है। यानी कि रुधिर किसमें बहेगा, वो विभिन्न प्रकार की वाहिनियों में, जो किनमें, जैसे धमनी और शिरा, इनमें बहता है और इनके द्वारा पहुंचता है प्रत्येक कोशिका तक, ऊतकों तक। ठीक है, लेकिन आपको ये भी समझना है कि इन दोनों में ज़्यादा महत्वपूर्ण कौन सा है और ज़्यादा उपयोगी कौन सा है, ज़्यादा महत्व किसका है। तो बंद परिसंचरण तंत्र जो है वो ज़्यादा उपयोगी है। ये ज़्यादा उपयोगी क्यों है? क्योंकि इसमें जो ब्लड फ्लो होता है, जिसमें जो रुधिर का प्रवाह जो हो रहा है वो नियमित होता है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि रुधिर बह रहा है नलियों में। ठीक है, जब रुधिर नलियों में बहेगा तो वो नियमित रहेगा, रेगुलर रहेगा, उसमें किसी तरह की अड़चन नहीं आएगी। अगर ऊतकों से डायरेक्ट जाए, यहाँ ऊतकों से अगर जाए तो आगे तक पहुँचने में उसको दिक्कत आएगी। लेकिन अगर नलियों से बह रहा है तो हर एक कोशिका, हर एक ऊतक तक ये आसानी से पहुँच जाता है, उसकी रेगुलरिटी बनी रहती है, नियमित रहता है। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि परिसंचरण तंत्र दो प्रकार का होता है। खुला परिसंचरण तंत्र जो आपको महत्वपूर्ण है, इसके उदाहरण जरूर याद रखने। खुला किस में होता है? आर्थ्रोपोडा और मोलस्का के जंतुओं में। बंद परिसंचरण तंत्र एनेलिडा जैसे केचुआ और सभी कशेरुकियों में ये पाया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं विभिन्न प्रकार के हृदयों की, क्योंकि जितने भी जंतु हैं, खास करके कशेरुकियों की हम बात करेंगे, उनके हृदय में भी काफ़ी सारे अंतर होते हैं, तो वो और देखते हैं हम साथ के साथ। जितने भी वर्टिब्रेट्स होते हैं, जैसे मछली है, मेंढक वर्ग है, उभयचर जिसे कहते हैं, सरीसृप, रेप्टाइल्स, एविज, पक्षी और मैमल्स। ठीक है, इनमें हृदयों में जो है वो डिफरेंस होता है, वो और सिस्टम में भी थोड़ा अंतर होता है। देखो कैसे। सबसे पहले हम बात करते हैं मछली वर्ग की। मछली वर्ग जिसे पीसीज कहते हैं, मछली वर्ग या पीसीज। ठीक है, पीसीज जो होता है उनमें जो हृदय होता है, पीसीज का जो हृदय होता है उसमें सिर्फ 2 कोष्ठ होते हैं। कितने कोष्ठ होते हैं? 2 ही कोष्ठ होते हैं, 2 ही चैम्बर पाए जाते हैं। यानी कि इनका जो हृदय होता है वास्तव में केवल 2 कोष्ठ का बना होता है, जिसमें एक आलिंद होता है, आलिंद केवल एक होता है, और एक ही निलय होता है। तो मछलियों के हृदय में केवल 2 कोष्ठ होते हैं, एक आलिंद होता है और एक ही निलय होता है। तो बहुत अंतर है, मानव का हृदय और मछली के हृदय में बहुत अंतर है। मानव के हृदय में 2 आलिंद और 2 निलय होते हैं, टोटल 4 कोष्ठ होते हैं, जबकि मछली में केवल एक आलिंद और एक ही निलय होता है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब आप ये भी देखो कि इनका जो तंत्र होता है वो कैसा होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है। इनमें देखो, जो शरीर से, इनकी जो बॉडी से, बॉडी के सभी पार्ट से जो ब्लड आता है, जो रुधिर आता है, वो आलिंद में आता है। ठीक है, और आलिंद में जो रुधिर आ रहा है वो डीऑक्सीजनेटेड होता है। कैसा होता है? डीऑक्सीजनेटेड होता है, यानी कि इसमें ऑक्सीजन नहीं होती है, क्योंकि ऑक्सीजन तो बॉडी पार्ट्स में काम आ गई। ठीक है, और अब यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में मिल गई। वो ब्लड जो है वो कहाँ आ रहा है? आलिंद में आ रहा है। यहाँ से ब्लड फ्लो करता है और आलिंद में आके गिरता है।
आलिंद से जो ब्लड है, यहाँ आलिंद में भी देखो कौन सा ब्लड आया, डीऑक्सीजनेटेड। आलिंद से ये ब्लड पहुंचता है नीलयों में, नीलय में, ये भी डीऑक्सीजनेटेड है। और ये जो ब्लड है अब पहुंचता है गिल्स में, क्योंकि मछलियों में श्वसन का कार्य कौन करती है, गिल्स करती है। कौन करते हैं, गिल्स। अब ये जो ब्लड है ये कहाँ पहुंच गया, गिल्स में पहुंच गया। और गिल्स क्या करेंगे, गिल्स जो है वो उस ब्लड में ऑक्सीजन मिला देंगे। अब गिल्स का काम क्या करेंगे, ये इस ब्लड में अब ऑक्सीजन मिला देंगे। अब जब ऑक्सीजन मिल गई तो अब ये कैसा हो गया, ऑक्सीजनेटेड हो गया। कैसा हो गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया, यानी कि इसमें ऑक्सीजन मिल चुकी है। अब ये ऑक्सीजन वाला ब्लड फिर बॉडी पार्ट्स में जाता है, फिर वापस लंग्स में। इस तरह देखो इनका अगर आप चक्र देखो तो केवल एक ही चक्र बन रहा है, देखो बस केवल एक चक्र इस तरीके से। और हृदय में भी आप देखो तो हृदय में हमेशा जो ब्लड आ रहा है वो हमेशा कैसा आ रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही रहेगा। हृदय में आप किसी भी क्षण आप अगर उसमें से सैंपल लो ब्लड का, तो उसमें ब्लड हमें कैसा मिलेगा, डीऑक्सीजनेटेड ही मिलेगा, विदाउट ऑक्सीजन का ही मिलने वाला है। ठीक है, तो इनमें जो परिसंचरण तंत्र होता है वो इकहरा या एकल प्रकार का होता है, एकल परिसंचरण तंत्र होता है, सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। कैसा होता है, सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम, एकल परिसंचरण तंत्र। क्योंकि ब्लड जो है बॉडी से निकल के वापस बॉडी में आता है तो हृदय से एक ही बार चक्कर लगा रहा है, हृदय से केवल एक ही बार गुजर रहा है। और हृदय में हमेशा ब्लड कैसा होगा, हृदय में हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। कैसा ब्लड होगा, डीऑक्सीजनेटेड होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। तो मछली की ये बहुत विशेष प्रकार की विशेषता है। ठीक है, हृदय में हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहेगा और उनका परिसंचरण तंत्र है कैसा, एकल परिसंचरण तंत्र है, एकल परिसंचरण तंत्र है। ये बात हो गई मछली वर्ग की। किसकी हो गई, मछली वर्ग की। नेक्स्ट जो दूसरा वर्ग है, इसके बाद में जो दूसरे प्रकार का जो हृदय है वो है उभयचर और रेप्टाइल्स में। दूसरा और थोड़ा सा अलग प्रकार का वो उभयचर। उभयचर में कौन आते हैं, उभयचर एम्फीबियंस, जो जल में भी रहे और थल में भी, यानी कि दो जगह अपना जीवन यापन करे, वो उभयचर। ये इसके उदाहरण क्या है, जैसे मेंढक है, सैलामेंडर है, और दूसरे हैं सरीसृप। सरीसृप जो रेंग कर चलते हैं, रेप्टाइल्स जो जमीन पर रेंग कर चलते हैं, जैसे सांप है, छिपकलियां हैं, ये। ठीक है, इनमें क्रोकोडाइल्स जो मगरमच्छ है इनको छोड़ दो, मगरमच्छ क्रोकोडाइल का जो वर्ग है उनको छोड़कर ध्यान रखना, इनमें जो हृदय होता है उस हृदय में 3 कोष्ठ होते हैं। कितने कोष्ठ होते हैं, 3 कोष्ठ होते हैं। हमने मछलियों में हृदय में कितने कोष्ठ देखे, 2 कोष्ठ। दूसरा मेंढक और सांप, मेंढक, सांप, छिपकलियां जो है उनके हृदय में 3 कोष्ठ होते हैं। कितने कोष्ठ होते हैं, 3 कोष्ठ। मगरमच्छ को यहाँ छोड़ देना, क्योंकि मगरमच्छ के हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं, जैसे स्तनधारियों में होते हैं वैसे। ठीक है, तो उभयचर सभी प्रकार के मेंढक जैसे, और साथ में सैलामेंडर और सभी सांप, छिपकलियां, इन सब के हृदय में 3 कोष्ठ होते हैं। मगरमच्छ को यहाँ आपको छोड़ना है। अब जब 3 कोष्ठ होते हैं तो उन 3 कोष्ठ में क्या क्या चीजें होती है, 3 कोष्ठ में 2 तो इनमें होते हैं आलिंद, 2 होते हैं आलिंद, और 1 ही होता है निलय। ठीक है, याद रखना है किस किस में, उभयचर और सरीसृप में 3 कोष्ठ होते हैं मगरमच्छ को छोड़कर, 2 उसमें आलिंद होते हैं हृदय में, 1 होता है निलय। 2 आलिंद 1 निलय, 2 आलिंद और 1 निलय होता है। अब इसका सर्कुलेटरी सिस्टम और देखते हैं कैसा होता है। तो देखो इसमें क्या होता है, इनकी बॉडी से, इनके शरीर से जो शरीर से हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही आएगा। शरीर से जो ब्लड आता है कैसा, डीऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड,
यानी कि जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, वो ब्लड आएगा कहाँ, दाएं आलिंद में। दायां, ये तो दायां आलिंद है, ये बायां लेफ्ट एट्रियम, ये राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम। तो जो दायां आलिंद है उसमें आता है अशुद्ध रुधिर, साधारण भाषा में हम अशुद्ध रुधिर बोल देते हैं, ऑक्सीजन रहित, ठीक है। और ये इसके बाद में नीले में मिलता है। अब आप इधर देखें, इनमें ये जो ब्लड है, इनके जो फेफड़े हैं, फेफड़ों से आ सकता है, ये स्किन से भी श्वसन करते हैं तो स्किन से भी आ सकता है। जब ये लार्वा की स्टेज में होते हैं तब ये गिल्स से श्वसन करते हैं तो गिल्स से भी आ सकता है, जैसे उभयचर मेंढकों में गिल्स से होता है जब वो लार्वा अवस्था में होते हैं तब। तो इन सारी अवस्था में जो ब्लड है वो यहाँ पहुँचता है कहाँ, लेफ्ट एट्रियम में। इसमें ऑक्सीजन होगी तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ऑक्सीजनित ब्लड, ठीक है। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड तो दाएं आलिंद में आता है और ऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजन युक्त शुद्ध रुधिर जो है वो बाएं आलिंद में आता है। लेकिन अब जब बाएं आलिंद से शुद्ध रुधिर, दाएं आलिंद से अशुद्ध रुधिर, दोनों यहां हो जाता है मिक्स, ठीक है। नीले में जब ब्लड आ रहा है, चाहे वो शुद्ध आ रहा हो चाहे अशुद्ध आ रहा हो, ऑक्सीजनेटेड आ रहा हो चाहे डीऑक्सीजनेटेड, दोनों आके यहाँ क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाता है। अब यहाँ मिक्स होते ही खाए पिए पचाए वाली सी बात हो गई। इतनी मेहनत से दोनों को सेपरेट किया था, लेकिन यहाँ आके दोनों के दोनों मिल गए। फिर भी ये मिला हुआ ही बॉडी में पहुँचता है, ये मिला हुआ ही लंग्स में या स्किन में या गिल्स में पहुँचता है, ठीक है। तो ये अलग तो था थोड़ा सा, लेकिन वापस थोड़ी सी स्थिति इसमें अलग हो गई, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये दोहरे परिसंचरण तंत्र जैसा है, लेकिन पूर्णतः दोहरा नहीं बन पाया। दोहरे में दोनों अलग अलग सेपरेट रहते हैं, यहाँ आकर सेपरेट नहीं हुआ, तो ये अपूर्ण दोहरा परिसंचरण तंत्र होता है। कैसा होता है, अपूर्ण दोहरा परिसंचरण तंत्र। समझ में आई बात, यहाँ अपूर्ण दोहरा परिसंचरण तंत्र है। किसमें, उभयचर और सरीसृपों में अपूर्ण दोहरा परिसंचरण तंत्र होता है। बहुत एग्जाम्स में ये पूछा जा चुका है, आपको ध्यान रखना है। अपूर्ण दोहरा परिसंचरण तंत्र किसमें होता है, उभयचर और सरीसृप में, मगरमच्छ को छोड़कर, ध्यान रखना। क्यों, क्योंकि नीले में आकर शुद्ध और अशुद्ध दोनों रुधिर आकर मिल जाते हैं, इसलिए ये अपूर्ण हो गया, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ गई होगी। अब तीसरे प्रकार की हृदय की बात करते हैं। तीसरा प्रकार का जो हृदय है वो होता है 4 चैम्बर वाला। तीसरा होता है 4 चैम्बर वाला, 4 कोष्ठ वाला, और ये पाया जाता है, यहां मगरमच्छ को छोड़ दिया था तो आप यहां ले लीजिए मगरमच्छ, इसमें सभी वर्ग आ गए, जैसे घड़ियाल भी इसी में है, घड़ियाल में भी, ठीक है, मगरमच्छ। इसके अलावा पक्षी वर्ग, एविज, जितने भी पक्षी हैं उन सभी पक्षियों में, एविज में, और मैमल्स, स्तनधारी, सभी स्तनधारियों में जो हृदय होता है वो 4 कोष्ठ का बना होता है। अगली वीडियो में हम हृदय को डिटेल से पढ़ेंगे, उसकी बाहरी संरचना और उसकी आंतरिक संरचना को, जिसमें हम 4 कोष्ठों को और डिटेल से पढ़ेंगे। बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 4 कोष्ठ होते हैं हृदय में, किस किस में, मगरमच्छ में, सभी पक्षियों में, सभी स्तनधारियों में। अब इनमें जो 4 कोष्ठ होते हैं, अब इसका एक बार तंत्र भी देख लेते हैं कैसा होता है। तो इनमें हृदय इस तरह 4 कोष्ठों का बना होता है। अभी साधारणतः अपन समझ रहे हैं। 4 कोष्ठों में 2 तो आलिंद होते हैं, ये जो ऊपर दोनों बने हैं ये 2 आलिंद है, और 2 ही क्या होते हैं, निलय होते हैं। निलय भी कितने होते हैं, 2 होते हैं, ठीक है। ऊपर वाले कोष्ठ हमेशा आलिंद होते हैं, नीचे वाले निलय होते हैं। सभी जगह हमने ऐसे देखे, 2 आलिंद होते हैं, 2 ही निलय होते हैं। इसी तरह दायां आलिंद, बायां आलिंद, दायां निलय, बायां निलय, ठीक है। तो 2 आलिंद और 2 निलय होते हैं। अब इसका तंत्र और देख लेते हैं। इसमें क्या होता है,
कि बॉडी से, अपने पूरे शरीर से जो ब्लड आ रहा है, अब बताइए पूरे शरीर से जो ब्लड आएगा वो कैसा होगा? शरीर तो ऑक्सीजन को काम ले लेता है, इसका मतलब अब ब्लड कैसे आएगा? डीऑक्सीजनेटेड आएगा। कैसा आएगा? डीऑक्सीजनेटेड, यानी कि इसमें ऑक्सीजन नहीं होगी, कार्बन डाइऑक्साइड होगी। इसको साधारणतः हम अशुद्ध रुधिर कह देते हैं। अशुद्ध रुधिर कहाँ आया? दाएं आलिंद में। कहाँ आ गया? दाएं आलिंद में। दाएं आलिंद से ये पहुंचता है लंग्स में, इस तरह पहुंचता है, इसके बाद में ये ऊपर से ही गुजरती है। इसके ये सब चीज़ें हम डिटेल से पढ़ेंगे। समझने के लिए मैं यहाँ बना देता हूँ कि ये दाएं आलिंद से दाएं नीले में, ये राइट वेंट्रिकल, दाएं नीले से ये पहुंच जाता है लंग्स में, फेफड़ों में। फेफड़ों में आने के बाद फेफड़े क्या करते हैं? उसको साफ कर देते हैं, उसमें ऑक्सीजन मिला देते हैं, यानी कि अब जो ब्लड बन गया वो ऑक्सीजनेटेड बन गया, यानी कि इसमें ऑक्सीजन उपस्थित हो गई। अब ये ब्लड पहुंचता है बाएं आलिंद में। बाएं आलिंद से पहुंचता है बाएं नीले में, और बाएं नीले से पहुंच जाता है पूरे बॉडी में। तो क्या यहाँ दोनों जो रुधिर है उनका मिक्स हुआ? नहीं। आप गौर से देखो, ये जो दायां भाग है हृदय का, दाएं भाग में तो डीऑक्सीजनेटेड या अशुद्ध रुधिर बह रहा है, अशुद्ध। दाएं भाग में अशुद्ध यानी कि ऑक्सीजन रहित, और बाएं भाग में शुद्ध यानी कि ऑक्सीजन युक्त। बाएं भाग में ऑक्सीजन युक्त, ठीक है। तो ये कहीं भी अशुद्ध और शुद्ध का कोई मिक्सचर नहीं हुआ, दोनों बिल्कुल सेपरेट है, दोनों अपने आप में अलग काम कर रहे हैं। दायां भाग अलग काम कर रहा है, बायां भाग अलग काम कर रहा है। और हृदय, आप यहाँ गौर से देखो, अगर कोई ब्लड का हिस्सा यहाँ से निकला, मान लो थोड़ा सा ये ब्लड है यहाँ से निकला, हृदय में से ये एक बार गुजरा, फिर फेफड़ों में गया, ये फेफड़ों में गया, फिर शुद्ध होकर फिर हृदय से गुजरा और फिर यहाँ पहुँचा। तो रक्त एक पूरा चक्र लगाने में, अपने पूरे बॉडी के रक्त अगर एक चक्कर लगाता है तो एक चक्कर लगाने में हृदय से 2 बार गुजरता है। हृदय से 2 बार गुजरता है, इसीलिए इसे दोहरा परिसंचरण तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? दोहरा परिसंचरण तंत्र कहते हैं। डबल सर्कुलेटरी सिस्टम दोहरा परिसंचरण तंत्र कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि रुधिर पूरे शरीर के एक चक्कर लगाने में हृदय से 2 बार गुजरता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? दोहरा परिसंचरण तंत्र कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। तो हमने अभी केवल परिसंचरण तंत्र की एक समरी ली है कि परिसंचरण तंत्र क्या होता है और कितने प्रकार का होता है। हमने 2 देखा, खुला और बंद परिसंचरण तंत्र। ठीक है, उसके बाद में हमने हृदय देखे, मछली में 2 कोष्ठ वाला, उभयचर सरीसृप में मगरमच्छ को छोड़कर 3 कोष्ठ वाला, मगरमच्छ, पक्षी और स्तनधारियों में 4 कोष्ठ का हृदय होता है। हमने देखा कि मछली में जो परिसंचरण तंत्र होता है वो कैसा होता है? इकहरा परिसंचरण तंत्र। उभयचर में हमने देखा अपूर्ण दोहरा, और स्तनधारियों में, पक्षियों में, इनमें क्या देखा? दोहरा परिसंचरण तंत्र। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है, सीधे सीधे प्रश्न आते हैं इससे संबंधित आपको, इसलिए इसे अच्छी तरीके से समझना है। अगले वीडियो में हम हृदय की बाह्य संरचना और हृदय की आंतरिक संरचना को डिटेल से समझने वाले हैं, इसलिए जुड़े रहें biology.com के साथ और अपने ज्ञान में वृद्धि करते रहें। धन्यवाद।